नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, मैं मुकेश कुमार साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र समाजकार विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यानमाला में हम जानने वाले हैं श्रम विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। ये जो अवधारणा है प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने दिया है। इमाइल दुर्खिम एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इन्होंने श्रम विभाजन की अवधारणा दिया था। श्रम विभाजन समाज में एक प्रकार से एकता लाने के लिए किया जाता है, जिससे कि समाज में विभिन्न प्रकार के रह रहे लोगों, जिसमें कि समानताएं भी है और विभिन्नताएं भी हैं, वे कैसे एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, साथ ही साथ कैसे एक दूसरे के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इसे समझाते हुए इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन का सिद्धांत समाज के और संगठन के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है और कार्यों को व्यक्ति की विशेषताओं और उनकी कौशल और दक्षताओं के आधार पर उनके ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, उन पर कार्य का विभाजन किया जाता है। दुर्खिम ने यह तर्क दिया कि जैसे जैसे समाज बढ़ते जाता है, विकसित होते जाता है, वह अधिक जटिल और विशिष्ट होते ही जाता है और यही विशेषता समाज को एक श्रम के विभाजन की ओर लेकर के जाती है, जहां पर व्यक्तियों को उनकी कौशल और विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी जाती है। समाज का यह विभाजन समाजों के विभिन्न कार्यों को सही तरीके से संपादित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। दुर्खिम ने इसे समझाते हुए अपनी इस कृति द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसको 3 खंडों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला है श्रम विभाजन के प्रकार, दूसरा है श्रम विभाजन के कारण और तीसरा है श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप, जिसमें हम पहला देखते हैं श्रम विभाजन के प्रकार के बारे में। श्रम विभाजन का पहला जो प्रमुख प्रकार है वो है समूहों का निर्माण करना और उन समूहों में एकता स्थापित करना। जब समाज के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है और उसमें परस्पर संबंधों का निर्माण होता है, तब समाज में श्रम विभाजन में वृद्धि होती है। इसे समझा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप समाज में नए व्यवसाय, साथ ही साथ वर्गीकरण को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे कि नए समूहों का और साथ ही साथ नए संगठनों का गठन होता है, नए व्यवसायों की शुरुआत होती है। इसके फलस्वरूप इन नवीन गठित समूहों को, नवीन गठित समाजों को एकीकृत करना, एकता के बंधन में पिरोए रखना बहुत ही आवश्यक है। उनको सही दिशा में मार्गदर्शन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इनको एक ही दिशा में या उचित दिशा प्रदान नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो समाज का जो अस्तित्व है वो खतरे में हो सकता है। क्योंकि जब समाज में परिवर्तन होता है तो व्यक्तियों के जीवन जीने के तरीकों में, परंपराओं में भी परिवर्तन होता है और उसको एकीकृत करना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ नवीन समूहों का गठन होना भी एक सामाजिक आवश्यकता होती है। इसे उदाहरण के तौर पर समझाते हुए कि समाज में एकता का होना क्यों जरूरी है, दुर्खिम कहते हैं कि हम केवल उन्हीं लोगों से मित्रता नहीं रखते जिनसे हमारे विचार या हमारे भावनाएं समान रूप से मिलती हैं या हमारे कार्य करने का तरीका समान होता है। हम उन लोगों से भी दोस्ती रखते हैं, उन लोगों से भी मित्रता रखते हैं जो कि हमसे भिन्न होते हैं, भिन्न तरीके से कार्य करते हैं, उनकी वैचारिक अलग होती है। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं उस कमी की पूर्ति करते हैं हम उसके द्वारा। ऐसा करने से हम अपने अंदर की खामियों को भी दूर कर पाते हैं। साथ ही साथ हमें जिन चीज़ों की आदत नहीं है, जिन चीज़ों के लिए या जो चीज़ें हमें नहीं आती, उन चीज़ों की भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति शिक्षक है और शैक्षणिक कार्य कर रहा है तो उसे अन्य कार्य जैसे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर की आवश्यकता होगी, गाड़ी वगैरह चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होगी, है ना, नल फिट वगैरह करना है, पाइप की व्यवस्था है वो प्लम्बर के उसकी आवश्यकता होगी। तो जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, लोगों की संख्या बढ़ती है, व्यवसाय आगे बढ़ता है, तो हमें इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है। श्रम विभाजन जो है वो समानता और विभिन्नता दोनों को बराबर रूप से समर्थन करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे महिला और पुरुष का जो शारीरिक है वो लगभग एक जैसा है, लेकिन उनके कार्यों
है ना, उनके कार्यों में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे महिला का कार्य क्षेत्र रागात्मकता का क्षेत्र बताया गया है और साथ ही साथ पुरुष का जो क्षेत्र है वो बौद्धिकता का क्षेत्र है। तो हम महिला और पुरुष सिर्फ एक इसलिए नहीं है, एक जैसे इसलिए नहीं है कि उसमें शारीरिक या वैचारिक रूप से समानता है, बल्कि थोड़ी सी लैंगिक रूप से भी भिन्नता पाई जाती है। और वही भिन्नता हमें एक सूत्र में पिरोए रखता है, क्योंकि एक महिला को पुरुष की आवश्यकता होती है, पुरुष को महिला की आवश्यकता होती है, और इसी के फलस्वरूप समाज का सृजन होता है। श्रम विभाजन के बारे में दुर्खिम आगे कहते हैं कि श्रम विभाजन का मुख्य कार्य केवल इतना नहीं है कि समाज सही तरीके से सुचारू रूप से चलता रहे, विकास करता रहे, आगे बढ़ता रहे, बल्कि श्रम विभाजन का मुख्य कार्य समाज में एकता पैदा करना है। इसी एकता के अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए दुर्खिम ने सामाजिक एकता की अवधारणा दी है ना, जिसे बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। जो सामाजिक एकता की अवधारणा है उसे समाजशास्त्रीय साहित्य में बहुत ही अमूल्य योगदान कहा जाता है, क्योंकि दुर्खिम कहते हैं व्यक्तियों में और समाजों में पाए जाने वाली समानता और विभिन्नता ही सामाजिक एकता का सूत्र होता है। इसे इन्होंने दो प्रकार के एकता में विभाजित किया है, जिसमें पहला है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, यानी कि यांत्रिक एकता। ये एकता समाज में, वो समाज जो पिछड़े हुए हैं, आदिम है ना, वैसे समाजों में पाया जाता था। समूह के सदस्यों में समानता पाई जाती है। इस प्रकार के समाज में साथ ही जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो सीमित हैं और समान है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है ना। इसमें परंपरा, धर्म, जाति व्यवस्था आदि का भी बोध होता है। इसे हम जाति व्यवस्था के उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये जो है व्यक्तिगत सोच से ऊपर होता है ना। इसे एक अन्य कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो चीजें हैं वो बाध्यतामूलक होती है कि हमें किसी भी कंडीशन में इन चीजों को मानना ही है। जैसे कि हम जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जाति का अपना एक रीति रिवाज होता है, रिचुअल होता है, तो उन चीजों को मानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक हमारे देश में देखा जाता है जाति के अंतर्गत ही विवाह करना। अगर कोई व्यक्ति उस प्रथा से हट करके, जाति व्यवस्था से हट करके अगर विवाह करता है, यानी कि जो सामूहिक प्रतिनिधान है उसका उल्लंघन करता है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाती है। ठीक इसके विपरीत इन्होंने दूसरे प्रकार की सामाजिक एकता के बारे में बताया है, जिसे कहा जाता है सावयवी एकता, यानी कि ऑर्गेनिक सोसाइटी। इस प्रकार की एकता जो है आधुनिक समाज, वैज्ञानिक समाज और औद्योगिक समाजों में पाया जाता है, जहां पर व्यक्तिगत जो हित है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो सामूहिक हित या सामूहिक सोच के ऊपर हावी होता है। इस पर व्यक्ति अपनी आजादी को, व्यक्तिगत आजादी का महत्व देता है। इसे हम हमारे शरीर के अंगों के कार्य के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग, जैसे कि आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, सभी का अपना अलग अलग एक कार्य है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन कोई भी अगर हमारे शरीर से अलग हो जाए या अलग होकर के काम करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जब एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं तभी एक व्यक्ति जो है सही तरीके से उसका शरीर कार्य करता है। इन सामाजिक एकता के परिपालन के लिए दुर्खिम ने कानूनों की भी व्याख्या की है। इसके लिए उन्होंने दो प्रकार के कानून बताए हैं, जिसमें पहला है दंडकारी कानून, यानी कि रिप्रेसिव लॉ। ये जो कानून होता है वो सार्वजनिक कानून होता है, और इस प्रकार के कानून जो है वो व्यक्ति और समाज के जो संबंध है उसका निगमन करते हैं। इसमें व्यक्तिगत हित के अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के जो कानून है वो यांत्रिक एकता, यानी कि जहां पर सामूहिक सोच का या सामूहिक प्रतिनिधान का महत्व ज्यादा होता है, उसके लिए अधिक कारगर सिद्ध होता है। दुर्खिम ने बताया कि इसके भी दो प्रकार हैं, जिसमें पहला है दंडकारी कानून, यानी कि पिनल लॉ, दूसरा है व्याप्त कानून, डिफ्यूज्ड लॉ। दमनकारी कानून तब होता है जब हम किसी की हत्या की बात करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना है, हानि पहुंचाना है, चोट लगानी है, उसके खिलाफ जो जिस प्रकार का कानून कार्य करता है, जिस प्रकार की सजा की व्यवस्था होती है, वो आपका दंडकारी कानून कहलाता है। या दूसरा जो है व्याप्त कानून, तो ये जो हमारे समाजों में चल रही विभिन्न प्रकार के कार्य हैं या विभिन्न प्रकार के सामाजिक रीतियां व्याप्त हैं, उनके लिए कार्य करता है डिफ्यूज्ड लॉ। अगले प्रकार की इन्होंने कानून की व्यवस्था की है, जिसे बोला जाता है प्रतिकारी कानून, रेस्टिट्यूटिव लॉ। इस प्रकार के कानूनों में जनरली जो सावयवी एकता है, यानी कि जहां पर व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए कार्य करता है कानून, जिसमें कि दीवानी कानून, संवैधानिक या प्रशासनिक कानून की बात आती है। दुर्खिम ने इसी पुस्तक में आगे श्रम विभाजन के
कारणों के बारे में बताया है, जिसमें से इन्होंने प्रमुख रूप से 3 कारणों के बारे में बताया है, जिसमें पहला है जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि। जब जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है, यानी जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती लगती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही श्रम विभाजन होता है। इसे दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्राथमिक कारणों में से गिना है। जब जनसंख्या बढ़ती है, उनके लोगों की आवश्यकताओं में परिवर्तन होने लगता है। उन परिवर्तन को पूर्ति के लिए हमें क्या होती है, श्रम विभाजन बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग तरीके से कार्य करते हुए समाज को आगे बढ़ाएं। दूसरा इन्होंने कारण जो बताया है वो है सामूहिक चेतना का ह्रास। कहने का मतलब है कि जब श्रम विभाजन उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है कि जब व्यक्ति या जो समूह है उसकी जो चेतना है वो कहीं ना कहीं कम होते जाती है, और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत सोच है, वो हावी होने लगता है ना। जैसे हम बड़े महानगरों में देखते हैं कि व्यक्ति अपने ही फ्लैट में रह रहे हैं या अपने ही जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसी बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों से इनफॉर्मल या अनौपचारिक तरीके से कोई संबंध जो है नहीं रखता। वो खाली सिर्फ काम से काम, अपने काम, ऑफिस, है ना, इस प्रकार के संबंध रखता है। दूसरे चीजों, कोई दूसरे व्यक्ति से बात करना या कोई दूसरा व्यक्ति उससे बात करे, वो क्या है कि वो उसे अपने निजी जिंदगी में दखल मानने लगते हैं, अपनी स्वतंत्रता का हनन मानने लगते हैं। तो जब समाज आगे बढ़ता है, शहरों का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की चीजें देखने मिलती हैं जहां पर हमें सामूहिक जो चेतना है उसका ह्रास होता है। अगला जो इन्होंने कारण बताया है वो है पैतृकता का घटता हुआ प्रभाव। पैतृकता का घटता हुआ प्रभाव का मतलब है कि जो हमारे जो पैतृक परंपराएं हैं कार्य करने का, जो हम पारंपरिक रूप से कर रहे हैं, कई पुरखों से कार्य करने आए हैं, करते हुए आए हैं, वो क्या करता है कि हम नई चीजें सीखते हैं, नई चीजें जो हमारे सामने आ रही है, नई चीजें देखते हैं। आज के समय में हम देखें जैसे सोशल मीडिया से चीजें, हम बहुत से लोगों से संपर्क में है, देश दुनिया की चीजें हम देख रहे हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, कुछ उस तरीके की चीजें करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे जो पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है उसका ह्रास होता है। इसके फलस्वरूप हम नई चीजें देखते हैं, जानते हैं, तो उसके तरफ हम आकर्षित होते हैं, वो चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि श्रम विभाजन उत्पन्न होता है। अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के अंतिम भाग में इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों की भी व्याख्या की है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि जो हम श्रम विभाजन कर रहे हैं वो एकता ही पैदा करे। कभी कभी परिस्थितियां ऐसे हो जाती हैं कि हमें उसके खिलाफ या वो चीजें हमें नकारात्मक परिणाम देते हैं। इसके लिए ना 3 प्रकार के कारण बताए हैं, 3 प्रकार के असामान्य स्वरूपों की चर्चा की है, जिसमें पहला है आदर्शहीन श्रम विभाजन, यानी कि इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं, जिसमें जरूरी नहीं है कि हर एक जो विपरीत परिस्थिति या असमान विचार के लोग एक साथ सामने आए और उससे एकता ही उत्पन्न हो। कभी कभी होता क्या है कि सहयोग के स्थान पर विरोध शुरू हो जाता है ना। 2 अलग अलग कंडीशन में लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, चाहे वो हम जाति व्यवस्था में देख सकते हैं, वो चीज वर्ग व्यवस्था में भी देख सकते हैं। तो वहां पर सहयोग के स्थान पर विरोध होता है और वो चीज समाज को आगे बढ़ने से रोकती है। इसका 2 प्रकार से समझाते हुए इमाइल दुर्खिम कहते हैं, पहला हमारा जो क्षेत्र है वो आर्थिक क्षेत्र है। आर्थिक क्षेत्र का मतलब है कि जहां पर एक औद्योगिक संगठन है और उसके काम करने वाले मजदूर हैं। अगर दोनों संगठित रूप से कार्य कर रहे हैं तो कंपनी अच्छा उत्पादन करेगी, अच्छे पैसे कमाएगी, है ना, और सही समाज सही दिशा में तरक्की करेगा। लेकिन अगर उसका सुनियोजित तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना, उनके बीच हड़ताल हो रहा है, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तब हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, वो संगठन सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा और उत्पादकता में भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। दूसरा जो इन्होंने क्षेत्र बताया वो वैज्ञानिकता का क्षेत्र है। इसमें इन्होंने बताया है कि पहले सभी विज्ञानों को हम एक साथ पढ़ लेते थे। जैसे हमारे भारत देश में शिक्षा व्यवस्था कहती है कि हम कक्षा 10वीं तक के सभी प्रकार के विज्ञान, है ना, जिसमें हम गणित भी पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, राजनीति भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ बायोलॉजी, जूलॉजी, है ना, यहाँ सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं। तो सभी चीजों का समावेश होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं शिक्षा में, अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ते जाते हैं, वहां पर विभाजन शुरू हो जाता है। विज्ञान वाले अलग चले जाते हैं, कॉमर्स वाले अलग चले जाते हैं, और जो सोशल साइंस है उसका अलग क्षेत्र हो जाता है। तो ये अलग अलग जब क्षेत्र हो जाते हैं और ये एक दूसरे के फिर काम नहीं आते, चीजें बदल जाती हैं, तो वहां पर भी ये जो है
श्रम विभाजन का एक असामान्य स्वरूप प्रकट होता है। दूसरा जो इन्होंने असामान्य स्वरूप बताए हैं वो है बलात् श्रम विभाजन, यानी कि फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। जब व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता तब ये जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है बलात्, यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं मजबूरी में कोई कार्य कर रहा है। यानी कि जैसे कि जाति और व्यवस्था की बात को समझाते हुए दुर्कीम कहते हैं कि व्यक्ति का अपनी जाति वर्ग में ही रहना, उसी वर्ग में शादी करना है ना, या अपनी परंपरागत कार्य को करना, अगर व्यक्ति की उसमें रुचि नहीं है या योग्यता नहीं है फिर भी वो चीजें अगर सामूहिक रूप से करना पड़ रहा है, व्यक्ति मजबूरी में ये चीजें कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक बलात् श्रम विभाजन के अंतर्गत आता है। अगला जो इन्होंने असामान्य स्वरूप बताया है वो है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता, यानी कि इनसफिशिएंट इंडिविजुअल एक्टिविटीज। जब किसी संगठन में कार्य कम है और कार्य करने वाले लोग ज्यादा हैं, लोगों के पास कार्य करने के लिए उतना कार्य नहीं है जितना उन्हें करने की क्षमता है, तो वहां पर क्या होता है कि वो सही सामंजस्य को नहीं दर्शाता, संगठन सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा, लोगों के बीच असमंजसता होगी जिससे कि कोई काम या तो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ उनके बीच कार्यों में समन्वय भी नहीं रहेगा, तो उत्पादकता पर भी असर पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं वो समाज को जो एकता फैलनी चाहिए, दुर्कीम का जो लक्ष्य है जो बताते हैं कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप जो एकता उत्पन्न होती है, विभिन्नता में भी एकता उन्होंने बताया है, उन चीजों का यहाँ पर ह्रास होते भी उन्होंने बताया कि इन चीजों से ह्रास हो सकता है। तो आज आप लोगों ने देखा श्रम विभाजन के बारे में जो कि दुर्कीम महोदय ने बताया था, इसमें आप लोगों ने देखा श्रम विभाजन के प्रकार, श्रम विभाजन के कारण और श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों के बारे में।